नमस्कार, मैथ क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं रामवीर सिंह। तो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताया था और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया था। तो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले सवाल को समझ लीजिए, पूछ क्या रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो संख्याएं क्या दी हुई है हमें, 40, 36 और 126। तीन संख्याएं दी हुई हैं, तो हमने क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 40 के करेंगे तो 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 40 के फैक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये 2 तीन बार है, तो इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपका। अब हम 36 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। इसको यहां पर लिख देता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 बार है तो 2 की पावर 2 कर दें, और 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 कर देते हैं। अब 126 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से 63, फिर 2 से जाएगा नहीं तो 3 से 2 और 121, फिर 3 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम। तो इसके भी मैं लिख देता हूँ 126 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 एक बार है, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 और 7 एक बार। इतना कर लीजिए आप पहले। मतलब जो संख्याएं दी हुई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करके पावर की फॉर्म में लिख दो। उसमें कौन सी संख्या कितनी बार आई है। पहला स्टेप पूरा हो गया है। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें पहले निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। उससे पहले एक और चीज कर लो, इसमें सभी में ये फैक्टर्स जो आए हैं इसके, इनको सबको कॉमन कर दो। कॉमन करने का मतलब ये है, अगर मैं इसमें 2 आया है और 5 आया है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो अगर मैं ऐसे कर दूं 3 की पावर 0, आपको पता है मैंने पहले बताया था a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। a यहाँ पे वेरिएबल है, यानी a की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। आप ये बताओ, अगर मैं इस पूरे में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 में 1 का मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए 2 हो गया, 5 हो गया, 3, मतलब इसके भी कॉमन फैक्टर इसमें आ गए 2 और 3। इसके देखिए 2 है, 3 है, 7 नहीं है इसमें, तो इसको भी मैं 7 की पावर 0 कर देता हूँ। वही 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें तो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं आ गए हो। अब ये देख लीजिए, इसमें भी सभी के कॉमन करने हैं फैक्टर। तो इसमें 2 है, 3 है, इसमें 2 3 7 और 5 है। तो अगर 5 की पावर 0 और 7 की पावर 0 और मैं इसमें लगा देता हूं तो कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए 2 3 5 7, 2 3 7, 2 5 3 7 इसके कॉमन हो गए, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं 2 3 7, 2 3 5 7, 5 नहीं है इसमें, तो अगर मैं इसमें भी 5 की पावर 0 कर रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला स्टेप, इसको आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे ना तो आपको कहीं भी एचसीएफ और एलसीएम में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए एचसीएफ मैंने बताया था क्या होता है। एचसीएफ सबसे छोटी संख्या हो सकती है या फिर उससे भी छोटी होगी, यानी कि वह संख्या है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो बड़ी से बड़ी क्या होती है, 36 हो सकती है, लेकिन 36 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब 36 को और इसको इनको डिवाइड नहीं कर रही है, तो और कौन सी संख्या जो 36 को डिवाइड करेगी उसके हम फैक्टर्स ले लें अगर 36 के, तो क्या है 18 कर सकती है इसको, 9 कर सकती है इसको, 12 कर सकती है उसको। तो जो फैक्टर्स होते हैं उनमें इनका भाग दे के देखना। चलो उसको छोड़ो, मैं अभी ये तरीका बता रहा हूँ आपको, आसान तरीका है। इसमें एचसीएफ भी निकल जाएगा साथ में और एलसीएम भी निकल जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, तीनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए, उनको पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। फिर क्या किया हमने, जो फैक्टर नहीं था इसमें, जैसे 2 और 5 ही था, इसमें 3 था, इसमें 7 अलग था, तो इसमें 3 और 7 नहीं था, तो 3 की पावर 0 और 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर दिया था इसमें। तो इसमें 2 और 3 और क्या था, बस 2 और 3 थे। तो इसमें 5 नहीं था तो 5 की पावर 0 कर दिया, और 7 भी नहीं था तो 7 की पावर भी 0 कर दिया। इसमें क्या थे, 2 3 और 7 थे, तो 2 3 7 ऊपर वालों में से 2 5 2 3, मतलब 5 नहीं था तो 5 की पावर हमने 0 कर दी। एचसीएफ मतलब छोटा होता है, ये आप समझ गए होंगे अभी तक। और एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा मतलब या तो बड़ी संख्या हो सकती है या उसकी टेबल लिखते हैं हम, तो उसमें से कोई संख्या होगी, उसमें से कोई संख्या होगी जिसमें कि इन दोनों का भी भाग चला जाए, ठीक है। तो अभी हम एचसीएफ यानी कि छोटी पावर, एचसीएफ यानी कि छोटी पावर, ये आप याद रखना, एचसीएफ छोटी पावर, एलसीएम बड़ी पावर। एलसीएम क्या होता है, बड़ी पावर, इतना याद रख लेना। एलसीएम बड़ा है इसका मतलब बड़ी पावर, एचसीएफ छोटा होता है इसलिए छोटी पावर। तो अभी हमने क्या करना है, इन सभी में जितने भी सभी कॉमन फैक्टर हैं, 2 भी सभी में है, 5 भी है, 3 भी है, 7 भी है, तो इन सभी की हमने छोटी पावर लिखनी है एचसीएफ के लिए। तो 2 की देखिए छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 सबसे छोटी है, इनटू 3 की देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 0 है, तो छोटी तो 3 की पावर 0 है, ठीक है। अब 5 को देखिए, 5 की पावर सबसे छोटी है मिल गई हमें 0 है, तो 5 की पावर 0 लिख दी हमने। 7 की पावर देखिए, 7 की पावर भी यहाँ पे 0 हो रही है, तो हमने कर दिया 7 की पावर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 0 0 0 पावर तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2, यानी कि इन तीनों का जो एचसीएफ है 40 36 और 126 का 2 आया है हमारा। 2 यानी कि 2 क्या है, 2 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी, परफेक्ट या विभाजित कर देगी। 2 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। इतना समझ में आ गया होगा आपके में, क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम बोला बड़ी पावर, एलसीएम मतलब बड़ा होता है तो बड़ी पावर। अब इनमें हमने कुछ नहीं करना, ये सेम फैक्टर लिख लें, लेकिन उनकी पावर्स क्या लिखानी है, बड़ी। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हम पहले से ही लिख देते हैं। अब बड़ी पावर ले लो, 2 की बड़ी क्या है, 2 3, ये 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 2 की पावर 3। 5 की बड़ी पावर कितनी है, 5 की बड़ी पावर है साहब 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1,
यानी कि बड़ी पावर तो 5 की पावर 1 ही है। 3 की बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 है वो बड़ी पावर है। ठीक है, 3 की पावर 2 लिख दी। और 7 की पावर देख लिए, बड़ी पावर क्या है? इसमें तो 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 1 है, यानी कि 7 की पावर 1 हो गया। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, और 3 की पावर 2 9, और 5 और 7 तो इतना ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे इनके मल्टीप्लाई करने से वही इसका एलसीएम होगा, और ये क्या है? HCF है। आपको ये चीज समझ में आई? चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप इस तरह के सवालों के जो कि समझने वाले हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, मैं कोई सवाल जैसे लिख रहा हूं बोर्ड पर तो पूरा लिख देता हूं, उसके बाद आप वीडियो को रोक लीजिए एक बार, फिर खुद से सॉल्व करके देखिए, खुद से सॉल्व करके देखिए, और जब मैं उसको सॉल्व करता हूं तो आप उससे मिलान कर लीजिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। अगला सवाल लेते हैं। ये देखिए सवाल क्या है? चेक वेदर 4 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n क्या है? ये नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आपको पता ही है, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक होती है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है उसकी पावर, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला बन गया 4 की पावर n। क्या 4 की पावर हम कुछ भी रखें नेचुरल नंबर से, n से कितनी भी बड़ी रखें, क्या अगर उसको हम सॉल्व करें तो वह संख्या 0 से खत्म हो सकती है क्या? ये सवाल है। ठीक है साहब, चलिए इसको देख लेते हैं। आप ये बताओ, अगर मैं 4 के फैक्टर्स करूं तो क्या होंगे? 4 के फैक्टर्स किए मैंने तो 2 और 2 दो हैं, 2 और 2 2 और सॉरी 1 हुए। 4 के फैक्टर क्या हो गए? 2 और 1 हुए, यानी कि 4 2 से डिवाइड होगा। या 4 की पावर n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n। तो 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 की होल पावर n, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2 बार 2 एंड 2 है। अच्छा, अभी इसको अगर सॉल्व करें हम तो आपको मैंने पहले बताया था a की पावर m की होल पावर n क्या होता है? a की पावर m इंटू n होता है। यानी कि अगर पावर की पावर लिखी हो, पावर की भी पावर होल पावर हो, मतलब इसका पूरे का है, a की पावर m की पूरे की पावर क्या है? n, तो उसको a की पावर m इंटू n से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2n हो जाएगा, यानी पावर्स का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये यह कह रहा है, अभी इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो भी संख्या होगी उसमें फैक्टर क्या होगा? उसका 2 होगा, कंपल्सरी फैक्टर 2 होगा। अभी ये देख लीजिए, एंड विथ द डिजिट 0, यानी 0 से 4 की पावर n कोई संख्या क्या खत्म हो सकती है। अगर हम संख्याएं लें, 10 ले लें, जैसे 20 ले लें, 30 ले लें, 3 संख्या ले ली हमने, कौन सी? जो कि 0 से खत्म हो रही हैं। तो आप ये बताइए, अगर इनके हम फैक्टर्स करें तो 2 और 5, इसके भी करें तो 2 5 10, 30 के भी करें तो 5 10 3 15, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स इसके आ रहे हैं।
2 से ज्यादा फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, यानी कि 1 तो इसका फैक्टर ही है। चलिए अब ये देखिए, इन सभी संख्याओं में जो 0 से खत्म हो रही हैं, तो एक कॉमन फैक्टर जरूर आ रहा है 5। आप कोई भी संख्या ले लीजिए 0 वाली, 100 वाली ले लो, 100 लिया, कॉमन फैक्टराइजेशन करो, 50, 2, 25, 5 और 1। तो अब ये देखिए 100 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 5 इसमें कंपलसरी आ रहा है। यानी कि अगर कोई संख्या 0 से खत्म होगी तो उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा, यानी कि 5 होगा ही होगा। लेकिन 4 की पावर n के लिए फैक्टर सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं है। चूंकि हम लिख सकते हैं इसका, चूंकि या सिंस 100 से जो खत्म हो रहा है वो संख्या, उसके लिए फैक्टर 5 जरूरी है, जबकि 4 की पावर n का फैक्टर 2 है, इसमें 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। आप सवाल पहले एक बार समझ लीजिए। यदि P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि लगातार हैं, वो लगातार दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका HCF क्या होगा, ये पूछ रहा है। सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे 2 और 3 है, 2 अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, आपको पता है प्राइम नंबर्स के फैक्टर या तो 1 होता है या वह स्वयं संख्या होती है। इसका भी 1 होगा और स्वयं संख्या 3 होगी। यानी कि जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर्स के अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 और स्वयं वह संख्या, ऐसा मैंने लिख दिया। अच्छा, अब हम सवाल पे आ जाते हैं। P एक संख्या है, तो P कोई भी संख्या है, अगर P कोई भी संख्या है तो ये है क्या, P क्या है, प्राइम नंबर है, लिखा हुआ है प्राइम अभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, स्वयं वह संख्या P होगी। अब दूसरी संख्या कौन सी है, Q। अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसका भी 1 होगा और क्या होगा, Q होगा। तो आप ये बताइए इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है बड़े से बड़ा, तो 1 है, इसमें भी 1 है, यानी कि इसका जो HCF होगा वो 1 ही होगा। इसका HCF होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कि कोई भी 2 लगातार अभाज्य संख्याएं, कोई भी 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का पूछे तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगला सवाल। अभी इसमें हल्का सा चेंज है, सिर्फ हमें अभी क्या करना है, LCM निकालना है। अभी क्या निकालना है हमने, LCM। चलिए सवाल वही है, HCF यहाँ पे निकाल दिया, अभी हम क्या निकालते हैं, LCM। If P and Q are two distinct prime numbers then the LCM is, यानी कि अगर P और Q 2 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका LCM क्या होगा। ये देखिए पहले मैंने लिखा 2 के अभाज्य गुणनखंड किए, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है? सवाल का सॉल्यूशन इधर में बताऊंगा। जैसे 2 और 3 है, 2 क्या, 1 और 2, स्वयं वह संख्या और 1। 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 और स्वयं संख्या कितनी है,
3। तो आप ये बताइए 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1, तो 1 को ना भी लिखें तो भी चलेगा, चलो छोड़ दो नहीं लिखते हैं। तो 2 की पावर 1, 3 के लिखे हमने 3 की पावर 1, 3 का क्या लिखा 3 की पावर 1। अब मैंने बताया था आपको पिछले सवाल में कि इनको क्या कर लो, कॉमन कर लो। इसमें 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 कर दो, इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 कर दो। अब पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम मतलब बड़ी पावर, एलसीएम माने बड़ी पावर, एलसीएम माने बड़ी पावर। तो 2 की बड़ी पावर क्या है 1 और 3 की बड़ी पावर क्या है 1 है, तो ये क्या आया 3 दूनी 6। अब ये 2 और 3 यानी कि हमारी जो संख्याएं थी, हमारी जो संख्याएं थी उन्हीं का मल्टीप्लाई हो रहा है, उन्हीं का गुणा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम P एंड Q इज इक्वल टू P इंटू Q। इस केस में है एलसीएम PQ इज इक्वल टू P इंटू Q। यानी कि अगर लगातार 2 अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका एलसीएम उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उनके एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, हमने अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य है, 4 क्या है भाज्य संख्या है। क्यों है वो पहले ही बताया था, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगी अभाज्य, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो क्या होगी भाज्य संख्या होगी। तो कोई भी संख्या हो उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही है, एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है। तो 2 के फैक्टर 1 और 2, 3 के 1 और 2, 4 के 1, 2 और 4 हैं। तो परिभाषा के अनुसार अगर 2 फैक्टर हैं तो अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 अभाज्य हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है लीस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी 2 होगा। और दूसरा क्या है लीस्ट कंपोजिट नंबर यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 अभाज्य 3 अभाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। तो इन्हीं का एचसीएफ और एलसीएम का हमने रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स मैंने लिख ही दिए हैं। 2 का क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 और 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इनको 2 और 4 ठीक है। अब कॉमन तो दोनों में है ही है, 2 उसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो एचसीएफ क्या बताया था मैंने छोटी पावर यानी कि 2 की पावर 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 2 ही हो जाएगा। और एलसीएम क्या बताया था एलसीएम बड़ा यानी कि बड़ी पावर, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 है। तो एलसीएम 4 और एचसीएफ क्या है 2। रेशियो किसका पूछ रहा है ये देख लीजिए पहले। रेशियो एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि पहले एलसीएम लिखो, एलसीएम लिख दिया 4, फिर क्या लिखो एचसीएफ लिखो, एचसीएफ लिख दिया 2। ठीक है, अगर ये कट जाएंगे 2 और ये एक बार, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज बताता हूं, अगर 2
पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स। तो अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो एलसीएम ए बी इंटू HCF ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसको आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक कहां से होते हैं? 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ठीक है। तो अगर उनका एलसीएम ए बी, मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए और बी हैं, वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक, कोई भी संख्या हो सकती है। तो उनका एलसीएम ए बी यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम का गुणा अगर उनके HCF से कर दें तो वो बराबर किसके होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। सवाल क्या बोल रहा है? अगर HCF and LCM of two numbers are 9 and 360 respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब है अगर यहाँ पहले HCF लिखा है तो 9 क्या है? पहले आया है तो ये HCF है। LCM यहाँ दूसरे नंबर पे है तो ये 360 है, वो LCM है, ठीक है। अगर दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 9 और 360 है और एक नंबर 45 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? यानी एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं LCM ए बी इंटू HCF ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, तो इसके आधार पर निकाल लीजिए। LCM क्या है? 360, HCF क्या है? 9, एक संख्या क्या है? 45, दूसरी संख्या पता नहीं तो उसी को लिख दो बी। इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज कर दें इसको, तो 45 इंटू बी इज इक्वल टू 360 इंटू 9, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 इंटू 9 ऑब्लिक 45। देखिए इस स्टेप में आप कहीं ये मत करने लग जाया करो कि 360 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको जितना आएगा फिर इससे 45 से डिवाइड कर लेंगे। पहले ऐसे मत किया करो, पहले सीधा सीधा लिख दो संख्याओं को, इसको भी नीचे लिख दो, हो सकता है किसी से कट जाए तो हमारा क्या है, आसान हो जाता है करने के लिए, ठीक है। तो किसको काट लें हम? इसको काट लें 9 से 45 को, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम कट गया, ये 5 से काट लें, फिर किसको? 360 को, तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर 1 है, यहाँ 10 हो गया, 5 2 जा 10, यानी कि b क्या है? 72 है। दूसरी संख्या क्या होगी? 72 है। यही हमारा आंसर है। आप इसको चेक करके देख लीजिए। 360 इंटू 9 किसके बराबर होगा? 360 इंटू 9 किसके बराबर होगा? 45 इंटू 72 के। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल बताता हूं। क्या बोल रहा है सवाल को समझ लीजिए। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, x y are prime numbers, then HCF a b is। अच्छा देख लीजिए, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं a और b, उनको कैसे लिखा गया है? a बराबर क्या है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर क्या है? एक्स वाई क्यूब, जहां पर x और y क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है? x और y
प्राइम नंबर से यानी कि अभाज्य संख्या है। देन HCF A एंड B इज, तो HCF AB का HCF क्या होगा? आप ये देख लीजिए, A संख्या है, B संख्या है, इस तरह हम क्या लिखते हैं? ये क्या है? अभाज्य संख्या बताया उन्होंने, x और y इसमें भी है अभाज्य संख्या है, यानी किसी संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे a इक्वल टू एक्स की वाई स्क्वायर, यानी a के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा है, और b को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा गया है। तो इनका HCF क्या होगा? तो हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले तो सवाल से लिख देते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अगर इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो ये तो x की पावर 3 ही रहेगी और y की पावर 2 ही रहेगी, और इसके करेंगे तो x की पावर 1 है और y की पावर 3 है। तो HCF क्या बताया था? HCF यानी कि छोटी पावर, HCF यानी कि छोटी पावर, LCM यानी कि बड़ी पावर। अगर हम इसका HCF निकाल रहे हैं तो छोटी पावर क्या है? x की पावर क्या है? 1 और y की पावर क्या है? 2। तो इसका जो HCF होगा वो x y स्क्वायर होगा। यही आंसर है। अगर इसमें आपसे LCM निकलवाता है, अगर इसी सवाल में एक और सवाल बन रहा है कि इनका LCM क्या होगा, तो LCM पता है, LCM यानी कि बड़ी पावर। तो x की बड़ी पावर क्या है? 3, और y की बड़ी पावर क्या है? y क्यूब, 3 है y की भी पावर। तो ये क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और हम दूसरा सवाल करते हैं। सवाल को समझ लीजिए पहले आप, सवाल क्या बोल रहा है। देखिए, अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x की घात 3 y की घात 2 और b बराबर x की घात 1 y की घात 3 लिखा जाता है, और x और y क्या है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं, तो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट, मतलब क्या पूछ रहा है? रिजल्ट पूछ रहा है। कैसे प्राप्त किया? बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? a एंड b, प्रोडक्ट उनका, यानी a इंटू b को किससे डिवाइड करना है? LCM से। रिजल्ट क्या पूछ रहा है? a और b का अगर मल्टीप्लाई कर दें और LCM a b से उसको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? सवाल को पहले समझ लिया करो, और निकालना क्या है हमें? उसको इधर राइट कॉर्नर में लिख दो। हमें ये निकालना है, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई, धनात्मक पूर्णांकों का दोनों का गुणा, उनका गुणनफल किससे डिवाइड करना है? बाय द LCM AB, यानी कि a और b के LCM से। चलिए, तो पहले क्या निकाल लेते हैं हम? LCM a और b का LCM निकाल लेते हैं। तो a क्या है यहाँ? x क्यूब वाई स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे? x वाई क्यूब, सभी की पावर्स के रूप में लिख दूं तो यहाँ x की पावर 1 लिख दिया मैंने। LCM क्या बोला था? LCM बड़ा यानी बड़ी पावर, तो x की पावर 3 और y की पावर 3, क्या हो गया? इसका LCM हो गया। अब a इंटू बी लिख दीजिए। a इंटू बी क्या है? a क्या है? x क्यूब वाई स्क्वायर इंटू b क्या है? x की पावर 1 y की पावर 3। डिवाइड किससे करना है? LCM से। LCM क्या है? x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करो, x की पावर 3 यहाँ पे, x की पावर 1 है, गुणा में घाते हैं जुड़ जाती हैं, x की पावर 4 हो गया,
y की पावर 2 और y की पावर 3, तो y की पावर कितनी होगी 5 हो गई। और यहाँ पे क्या है x क्यूब y क्यूब। एक मैंने पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बताया था, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a की पावर m माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं बताइए, आपको याद होगा तो, नहीं याद है तो इसको याद रखना, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में हम रख दें, तो x की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 और y की पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 में से 3 गए जब 1 और 5 में से 3 गए जब 2, तो हमारा उत्तर ये आया, यही इसका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively is। देखो पहले सवाल को समझ लीजिए, सवाल बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 70 और 125 को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 70 और 125 को डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है, बड़ी से बड़ी संख्या है। दिमाग तुरंत चला जाना चाहिए, क्या पूछ रहा है, HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, वह उन संख्याओं का HCF होता है, ठीक है। लीविंग रिमाइंडर 5 and 8, यहां पर फंस गया। लीविंग रिमाइंडर 5 and 8, घबराने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे, लेकिन रिमाइंडर्स क्या आएगा 5 और 8 रेस्पेक्टिवली। यानी अगर 70 को डिवाइड करेगी वो तो 5 शेषफल आएगा, और अगर 125 को डिवाइड करेगी तो 8 शेषफल आएगा। चल देख लीजिए, मान लीजिए एक संख्या a है, a इज इक्वल टू क्या माना हमने 70, तो 70 में से अगर -5 कर दें तो क्या आ जाएगा 65। b क्या है यहाँ पे 125, 125 में से कितना माइनस कर दें 8, तो कितना आ जाएगा 125 में से 8 कर दें तो 117, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो संख्याएं ये दो हो गई, ये दो हो गई, तो इन्हीं का हमने क्या निकालना है, इनका हमने HCF निकालना है। आप निकालिए इनका HCF। बहुत सारे सवाल कर दिए हैं मैंने, आपको सवाल समझा भी दिया है और HCF निकल जाए। पूरा सवाल नहीं बताऊंगा, क्या निकालना है वो बता देता हूं, बाकी आप खुद कर लेना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 44572 and 699, यानी कि बड़े से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, तो बड़े से बड़ा नंबर बताना है दैट डिवाइड 445572 and 699 लीविंग रिमाइंडर 4, 5 and 6 रेस्पेक्टिवली। फिर वही सवाल है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे वो क्या होगा, HCF होगा। और लेकिन रिमाइंडर्स ये है, तो इन सारी संख्याओं में से रेस्पेक्टिवली माइनस कर लीजिए। 445 में से क्या माइनस करते हैं 4, तो कितना हो गया 441, और 572 में से कितना माइनस कर दें 5, क्या हो गया 567, और 699 में से क्या माइनस कर दें 6, तो क्या हो गया 693। इनका HCF निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए क्या सवाल दिया है, व्याख्या करनी है कि 7 × 11 × 13 + 13
और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें कॉमन क्या है। मान लीजिए x इज इक्वल टू क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो x क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें से ये जैसे दो टर्म बन गए, एक टर्म ये और एक टर्म ये, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो 13 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 13 कॉमन लेने का मतलब है 13 से इसको डिवाइड करना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ, तो 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 77। ठीक है वो बात। और अगर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इन 7 इंटू 11 क्या हो गया 77 प्लस क्या हो गया 1। ठीक है, अगर इसको खोल दें ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, ये 77 और 1 78, तो 13 इंटू 78 लिख सकते हैं, 13 इंटू 78 लिख सकते हैं, 13 इंटू 78 इसको लिख सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 13 इंटू 78 के फैक्टर्स करूं तो क्या क्या होंगे। देखो कोई भी संख्या हो 1 तो उसका होता ही है, एक स्वयं वो संख्या होती है। स्वयं वो संख्या क्या है, x लिखूं या फिर क्या लिख दूं 13 इंटू 78। अब ये बताइए, किसी संख्या का गुणा 13 से हो रहा है तो 13 भी एक फैक्टर होगा, है 13 होगा कि नहीं होगा। चलिए, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, यहीं से हमें पता चल गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों, यानी कि एक स्वयं वो संख्या, इसके अलावा अगर एक भी फैक्टर है तो वो भाज्य संख्या होगी। इसलिए इसके कितने फैक्टर मैंने 3 लिख दिए हैं, बाकी आप निकाल लेना। तो ये एक भाज्य संख्या है। इसको भी इसी प्रकार करेंगे, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल करते हैं। सवाल को समझ लीजिए, पहले क्या करना है, सवाल को समझ लेना है। क्या बोल रहा है, x बराबर ये दिया है, y बराबर ये है, z बराबर ये है, यानी कि ये क्या है x, y और z तीन संख्या हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और उनका एलसीएम क्या है 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 एंड 7 की कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब 7 की पावर क्या है 1 है। चलिए पहले हम इस संख्याओं को लिख दूं, x बराबर 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 1, y बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, z बराबर क्या है 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 2। कॉमन फैक्टर्स कर लें क्या, 2 और 7, 2 है, इसका 3 नहीं है और 5 नहीं है, चलो इसमें 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 कर दूंगा। इसमें 2, 3, 5 है, 2, 3, 5, 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 कर देता हूँ। इसमें क्या नहीं है 3 और 5 है, 2 और 7 नहीं है, 2 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। अभी सारे कॉमन फैक्टर कर दिए, सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स कर दिए, वो सभी में है। जो फैक्टर किसी में नहीं है तो उसमें क्या करना है, उसको लिख करके उसकी पावर 0 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम क्या लिखा हुआ है इसमें, एलसीएम क्या लिखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। एलसीएम क्या लिखा है 2 की घात 5, 3 की घात 4 और 7 की घात 1। एलसीएम मैंने क्या बताया था, एलसीएम क्या बताया था, एलसीएम बड़ी संख्या यानी कि
बड़ी घात यानी कि बड़ी पावर, बड़ी घात यानी बड़ी की पावर। 2 की पावर 5 है क्या इसमें? हाँ है साहब, 2 की पावर 5 है। 3 की पावर 4 है क्या इसमें? देख लेते हैं। 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। ये तो 3 की पावर n ही है, ये तो 3 की पावर n ही है। आप ये देखो, अभी सोच लीजिए कि इसमें 3 की पावर 4 कैसे दिया हुआ है। अगर 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है और एलसीएम में क्या हो रही है? 3 की पावर 4, यानी कि इनके एक्स वाई जेड के किसी भी फैक्टर में, प्राइम फैक्टर्स में 3 की पावर 4 होना जरूरी है, तभी ये एलसीएम सही होगा। तो यहाँ पे n है, इसका मतलब n इज इक्वल टू ही 4 है। n इज इक्वल टू ही क्या है? ये 3 की पावर 4। ठीक है, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका क्या पूछ रहा है? वो HCF पूछ रहा है। अच्छा, सवाल समझ लीजिए पहले। 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या है? 2:3 और उनका जो एलसीएम है वो क्या है? 180। तो उनका HCF क्या होगा? मैंने फॉर्मूला बताया था, LCM AB इंटू HCF AB इज इक्वल टू क्या होता है? A इंटू बी, यानी उन्हीं संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। इसमें वैल्यू रख दें, वैल्यू पुट कर दें। एलसीएम क्या है? 180। पता क्या करना है? HCF। तो हमने HCF को यहीं रख दिया, बराबर क्या है? A इंटू बी। संख्याएं भी पता नहीं है, उनका अनुपात जरूर दिया है। क्या दिया है? अनुपात। तो अगर मैं इनको दोनों संख्याओं को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि एक संख्या A बराबर क्या है? 2x और B बराबर क्या है? 3x। ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इनके फैक्टर्स करूं तो बताओ, इसके प्राइम फैक्टर्स किए 2 की पावर 1 और x की पावर 1। b के फैक्टर्स करूं तो 3 की पावर 1 तो x की पावर 1। ठीक है, अगर मैं HCF निकालूं इनका तो क्या होगा? HCF माने क्या होता है? छोटी पावर, क्योंकि हमें यहाँ HCF रखना है। क्या रखना है? HCF रखना है। तो HCF क्या होगा? देखो, इसके कॉमन फैक्टर कीजिए सबके। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो यहाँ 2 की पावर 0 कर दो। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो यहाँ 3 की पावर 0 कर दो। HCF यानी कि छोटी घात। तो छोटी घात क्या होगी? 2 की क्या घात है? 2 की घात 0 इंटू x की क्या है? x की 1, x की 1, यहाँ भी x की 1 कर दिया। और 3 की क्या घात है? यहाँ 3 की 0 तो 3 की 0 कर दी। अब बताओ, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x की पावर 1 तो 1 x ही रहेगा और 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होगा? x ही होगा। तो हम HCF की जगह क्या रख सकते हैं? x रख देंगे। तो 180 इंटू एक्स इज इक्वल टू a और b की जगह क्या रखना है? a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x। तो 2x इंटू 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 180x इज इक्वल टू इनका गुणा कर दो, कांस्टेंट का, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 गुणा 3 6 और x इंटू एक्स तो x स्क्वायर हो जाएगा। रीअरेंज कर दो पुनः व्यवस्थित करने पर तो 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 180x। ठीक है, कितना हो गया? 6x स्क्वायर क्या हो गया? 180x। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा?
180x अपॉन क्या कर दूं, इसको 6 कर दूं। अब इस x को यहाँ से यहाँ ले जाइए, इस x को क्या ले जाना है यहाँ, क्योंकि वेरिएबल्स एक तरफ होने चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। यहाँ मल्टीप्लाई में हो रहा है, अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर इसका क्या करेंगे, इसका मैंने बताया था पहले, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m माइनस n, ठीक है। तो 2 में से -1 हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो x बचेगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 में 6 का भाग देंगे तो 6 × 18 30, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। x इज इक्वल टू क्या होगा 30। ये तो x की वैल्यू आ गई। तो a इज इक्वल टू क्या होता है 2x। x का मान रखने पर x का मान रख दीजिए, 2 × 30 इज इक्वल टू क्या होगा 60। b क्या है 3x है, 3x मान रख दो, 3 × 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, यही आंसर है, यही आंसर है 60 90 LCM 180 आएगा। There is a circular path around a sports field, यानी कि जो खेल का मैदान है उसके चारों तरफ एक दौड़ने का ट्रैक होता है, बीच में पार्क होता है, घास वगैरह होती है, तो उसके चारों तरफ एक दौड़ने की जगह है। देखिए इस तरह से ये पार्क सर्कुलर है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ ये क्या है, वॉक करने के लिए दौड़ने की जगह है। अगर ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि जो सोनिया है एक राउंड के लिए कितना टाइम ले रही है, सोनिया कितना टाइम ले रही है 18 मिनट एक राउंड के लिए, 1 राउंड कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। फिर बोल रहा है वहीं रवि है वो 12 मिनट टाइम ले रहा है। सवाल क्या बोल रहा है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगा रही है और रवि 12 मिनट में लगा रहा है, ठीक है। अगर वो दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं तो वह कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। आ जाइए सवाल को देख लेते हैं। देखिए अगर रवि और सोनिया एट ए टाइम यहां से शुरू होते हैं, ठीक है, रवि और सोनिया यहां से शुरू होते हैं तो रवि तो आगे निकल जाएगा क्योंकि वो 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और सोनिया है वो क्या है इसके 6 मिनट बाद आएगी, जब तक तो ये और आगे निकल जाएगा, आधा राउंड और मार लेगा, यानी दूसरे राउंड में ये रवि यहां होगा और सोनिया यहां पर होगी, ठीक है। तो जब सोनिया 18 मिनट में यहां पहुंचेगी तब तक ये 18 मिनट में और क्या कर लेगा 6 मिनट में यहां पहुंच जाएगा और फिर 12 मिनट में दोबारा एक और राउंड कर लेगा, यानी कि ये तीसरे राउंड में आ जाएगा, यानी कि 36 मिनट में यहां पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह का तो क्या हो गया जुगाड़ू तरीका हो गया। ये कौन सा हो गया जुगाड़ू तरीका हो गया जिससे कि हम आंसर निकाल सकते हैं कि भाई 12 में चलेगा, दूसरे 12 में 24 और तीसरे 12 में 36 और ये तब तक 2 ही चक्कर लगाएगी, 18 दूना 36, तो यानी कि दोनों यहाँ 36 मिनट हो जाएंगे तब दोनों मिल सकते हैं। लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है साहब। तो इसको हमें मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्या है एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या है एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम है। तो हमने इसमें निकालना क्या है वो देखना है, यानी कि देखो ये जो इसका उत्तर आएगा वो इनसे कम आएगा या ज्यादा आएगा, पहले तो ये बात सोचने वाली है।
तो पहले ही हम सोच सकते हैं कि ये उत्तर है वो इससे ज्यादा आएगा। कैसे आएगा? रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, अगले राउंड के लिए निकल जाएगा, लेकिन सोनिया तो यहाँ पे पहुंचेगी ही नहीं, यानी सोनिया तो लेट आएगी। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो 18 से भी ज्यादा है? तो इसका हमने क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम 18 और किसका? 12 का, जो कि आएगा 36। आप निकाल लेना तरीके से, बहुत सारे एलसीएम निकाल करके मैंने आपको बता दिए। तो लेकिन एक और चीज याद रखना, 36 मत लिख देना, काफी नहीं है। जो सवाल में क्या पूछा है, अगर यहाँ सिर्फ नंबर्स होते तो नंबर्स में आता, लेकिन यहाँ पे अगर यूनिट लिखी हुई है, उसकी मेजरिंग यूनिट मिनट लिखा है तो मिनट में उत्तर होगा, घंटे लिखा है तो घंटों में उत्तर होगा, किलोग्राम वाला कोई सवाल है तो किलोग्राम में उत्तर होगा। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताता हूँ। इस सवाल को फिर से मैं वो पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, ये बोल रहा देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट, यानी कि 312, 260 और 156 किसी स्कूल में इतने छात्र हैं। कौन कौन सी क्लास में? 10th, 11th और 12th में। ये क्या है? छात्रों की संख्या, स्टूडेंट्स की। वो बोल रहा है कि स्कूल में 10th में 312, 11th में 260 और 12th में 156 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इनको कहाँ ले जा रहे हैं? पिकनिक में ले जा रहे हैं। पिकनिक में किस में ले जा रहे हैं ये लोग? बस में ले जाएंगे साहब। पिकनिक में इतने सारे बच्चे हैं तो बसें करनी पड़ेंगी, छोटी गाड़ियों से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो पायलट बैठा हुआ है इसका, और डायग्राम मैंने ऐसे ही बना दिया है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है? खड़ा होके चला रहा है ये बस, वो बैठ के चलाता है वैसे, पैर इसके मैंने ऊपर कर दिए, नीचे करने चाहिए थे। और यहाँ पे बसों की ये सीट है यहाँ पे। ठीक है? तो अभी ये इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक बस में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, प्रत्येक बस में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और सभी में बराबर बच्चे बैठने चाहिए। सवाल को एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी स्कूल में 10वीं कक्षा में 312 बच्चे हैं, 11वीं कक्षा में 260 हैं और 12वीं कक्षा में कितने हैं? 156 बच्चे हैं। तो उनको अगर पिकनिक पे ले जाना है तो बस हायर करनी पड़ेगी। अब बस हायर कर रहे हैं तो कितने कितने बच्चे एक बस में बैठाएं कि सभी बसों में बच्चों की संख्या इक्वल हो, यानी कि बराबर बराबर बच्चे बैठ जाएं। अब थोड़ा सोचिए, दिमाग लगा लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम है कि बराबर बराबर बिठाने हैं, कोई 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो इससे ज्यादा तो बड़ी संख्या या कोई ऐसी संख्या से ज्यादा तो एक बस में बिठा नहीं सकते, बराबर बराबर होंगे नहीं। यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा वो छोटी संख्या होगी या उससे छोटा होगा। छोटी संख्या तभी होगी जब ये इन दोनों को डिवाइड कर देगी। ठीक है? लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? हमने इनका HCF निकालना है। मेन पॉइंट यही है वर्ड प्रॉब्लम का, कि आप समझ जाओ कि हमें निकालना क्या है। अगर आपको इतना पता चल गया कि हमें क्या निकालना है तो आपका पूरा सवाल हो जाएगा, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना? HCF। ठीक है? चलिए अगला सवाल भी है, इसी तरह का है। 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat हैं, और find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bags। ये बोल रहा है कि एक 3 किसान अलग अलग हैं, उन एक के पास 490 kg गेहूं है, दूसरे के पास कितने 588 kg गेहूं है,
और तीसरे के पास कितने 882 kg गेहूं हैं। अब वो बोल रहा है कि इनमें अगर बोरियों में भरे जाएं ये, तो प्रत्येक बोरी में कितना केजी गेहूं भरें कि एग्जैक्ट बोरियों की मात्रा आ जाए। यानी कि जो अंतिम बोरी है ना तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़े, ना ही उसमें से निकालना पड़े, यानी कि प्रत्येक बोरी में समान मात्रा आनी चाहिए गेहूं की। तो आप इससे समझ ही गए होंगे। ऊपर वाला भी सवाल इसी तरह का था, इसमें भी हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसमें भी हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए, तो मैंने बहुत सारे सवाल LCM एंड HCF से रिलेटेड आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें आप किसी भी तरह के सवाल अगर आएंगे आपको तो आप कर सकते हो आसानी से। एक चीज और मैं बता देता हूं, मान लीजिए 8 कोई नंबर है, ठीक है, तो इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या होंगे, 1, 2 और 4। और अगर मैं इसके मल्टीपल्स करूं तो 8, 16, 24, 32, 40, इस तरह से अनंत आएंगे इसके। यानी कि किसी भी संख्या के जो मल्टीपल्स हैं वो तो अनंत आएंगे, लेकिन उसके जो फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे, वो तो लिमिटेड होंगे। ये क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। यानी कि HCF छोटा होता है और LCM क्या होता है, बड़ा होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप इतने टाइम तक बने रहे, और उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी कुछ ज्ञान हासिल हुआ होगा। और सारे तरह के सवाल मैंने आपको एक एक करके दिखा दिए हैं। किसी भी तरह के सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, आप एक को भी मिस नहीं करोगे। अगर आप इन क्वेश्चंस की एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी तरह के, जितने भी तरह के आपके सिलेबस में हैं, उसमें इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू।